नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है कवक जगत, और इनके हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज का जो टॉपिक है वो है एस्कोमाइकोटिना के कुछ उदाहरण, और बैसिडियोमाइकोटिना के और ड्यूटेरोमाइकोटिना के। तो आपको तो पता होगा, हम लोग दो पॉइंट क्लियर कर चुके हैं, एक मेस्टिकोमाइकोटिना, एक क्या है जैगोमाइकोटिना। ठीक है, तो आज चलते हैं हम लोग एस्कोमाइकोटिना में। क्लियर है। तो आपको पता होगा कि हमारा जगत चल रही है कवक जगत। इसको हमने दो डिवीजन में बांटा था, यहाँ पर देखो तो, और यहाँ से हमको इस दोनों डिवीजन में से ये दूसरे डिवीजन को फिर दो भागों में बांटा गया था, कवक काय वाले में। ठीक है ना। और इसके बाद हमने इस वाले को फिर दो भागों में बांटा था, देखो तो, मेस्टिकोमाइकोटिना जैगोमाइकोटिना। ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं किसमें, इसको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, एक लैंगिक जनन वाला, एक लैंगिक जनन अनुपस्थित। तो लैंगिक जनन उपस्थित वाले में हमने दो पॉइंट हमारे पास है, इन दोनों को चलेंगे, उसके बाद इसमें चलेंगे। ठीक है, सबका एक एक जीव, दो दो जीव क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो चलते हम लोग एस्कोमाइकोटिना में, है ना। तो एस्कोमाइकोटिना का पहला उदाहरण है आपका यीस्ट। यहाँ पर स्क्रीन में देखिए, आपको चित्र दिखाई दे रहा है यीस्ट का, और मैं लक्षण बताते जा रहा हूँ, एकदम सिंपल सिंपल। पहला पॉइंट ये देखते हैं कि ये एक कोशिकीय होते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, सीधी बात, यीस्ट। ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि हम पढ़ रहे हैं कवक जगत, क्या पढ़ रहे हैं, कवक जगत। और आपको बताया गया था कि कवक जगत में जितने भी जंतु हैं, सॉरी जितने भी कवक है, वो सब क्या है, बहुकोशिकीय हैं। लेकिन यही एक इष्ट है जो कि थोड़ा सा क्या है, अपवाद है। ओके, तो यहाँ एक कोशिकीय होता है। क्लियर हो गया। ये दूसरा पॉइंट देखिए, इसका दूसरा लक्षण है ना, यहाँ पर लक्षण लिख लेते हैं हम लोग, लक्षण। ओके, दूसरा लक्षण ये है कि ये शर्करा युक्त माध्यम में विकसित होते हैं। कौन से युक्त माध्यम में विकसित होते हैं, शर्करा युक्त, है ना। मतलब जहाँ पर शुगर लेवल है, ग्लूकोज की मात्रा क्या है, ज़्यादा है, वहाँ पर क्या करता है, विकसित होता है। कौन सा, एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत आने वाले कौन, यीस्ट। ठीक है। तो यहाँ क्लियर करेंगे आप कि ये शर्करा युक्त माध्यम में विकसित होते हैं। क्लियर हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं। इनमें प्रजनन, है ना, इसमें प्रजनन के अंतर्गत, प्रजनन के अंतर्गत अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन के अंतर्गत अलैंगिक प्रजनन, मुकुलन, है ना, और विखंडन आदि के द्वारा होता है। आपको बताया गया था कि मुकुलन क्या है। एकदम सिंपल सी बात बता दूं कि मान ये जीव है, जिसमें छोटा सा क्या निकलता है, उभार निकलता है, इसको बोलते हैं हम लोग मुकुल। क्या बोलते हैं, मुकुल। अब यही मुकुल क्या होता है, मेन जीव से क्या होता है, अलग हो जाता है, और नए जीव का निर्माण करते हैं, इस क्रिया को बोलते हैं मुकुलन। सीधी बात। विखंडन क्या है, ये कोशिका है, ये अनेक भागों में क्या होती है, विखंडित हो जाती है, और प्रत्येक खंड एक नई जीव का क्या करता है, निर्माण करता है, वही तो विखंडन है। ठीक है, ओके। आदि के द्वारा, मुकुलन विखंडन आदि के द्वारा होता है। प्रजनन के अंतर्गत जो अलैंगिक प्रजनन है वहाँ किसके द्वारा, मुकुलन विखंडन आदि के द्वारा होता है, तथा तथा है ना, ये वर्धी प्रजनन है, सब जने। एक्चुअली आपको पता होगा कि अलैंगिक प्रजनन, वर्धी प्रजनन ही एक अलैंगिक प्रजनन की तरह ही होता है। तो अलैंगिक प्रजनन मुकुलन विखंडन आदि की तरह होता है, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन आपको एक और पता क्लियर होना चाहिए बात, कि जो वर्धी प्रजनन होता है उसमें हम मुकुलन कह सकते हैं, विखंडन कह सकते हैं। तो आपको पता होगा कि मुकुलन वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है ना। लेकिन यहाँ पर जिसमें एक जीव भाग लेता है उसको तो अलैंगिक प्रजनन बोलते ही बोलते हैं, तो यहाँ पर मुकुलन विखंडन इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ओके। तो इस तरह से इसमें क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीन लक्षण यहाँ पर लिखेंगे। ओके, चलिए चौथा हम चलते हैं, है ना। चौथा हम लिखेंगे कि इसमें इसमें एस्कस बीजाणुओं के मध्य संलयन द्वारा लैंगिक प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो एस्कस बीजाणु है,
देखिए बीजाणु के संलयन कैसे होगा, आपको पता है कि बीजाणु क्या है, अपने पास एक नर बीजाणु एक मादा बीजाणु, माइक्रो नर है और मेगा क्या है, मादा जीवाणु है, बीजाणु है। तो यहाँ पर क्या होता है, इनके संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, लैंगिक प्रजनन होता है, क्योंकि आपको पता है कि नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स के संलयन से क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है, मतलब वो कौन सा प्रजनन, लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल जानकारी आपका इष्ट का। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि इष्ट क्या है, और आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, एस्कोमाइकोटिना के दूसरे उदाहरण में चलते हैं हम लोग, जिसका नाम है एस्परजिलस। क्या नाम इसका है, एस्परजिलस। ठीक है, तो इसको मैं नॉर्मल में बताऊंगा, ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर चित्र देखिए स्क्रीन में, और एकदम सिंपल, इसको मैं पॉइंट में नहीं बता रहा हूँ। क्लियर है, चलो पॉइंट में ही बता देता हूँ। ओके, एस्परजिलस। ठीक है, तो यह एक मृतोपजीवी कवक है। यह क्या है, मृतोपजीवी, मतलब ये सड़े गए पदार्थों पर रहता है, मतलब मृत पदार्थों पर रहता है, ये मृतोपजीवी कवक है ना। इसे काले धुएंदार कवक के नाम से जानते हैं, कवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, इसकी कुछ प्रजातियां खाद्य पदार्थ जैसे कि फूल, सब्जी, अचार, मुरब्बे, आप सब जानते हो मुरब्बे पर उगती हुई पाई जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब इनकी कुछ जातियाँ हैं, क्या है, फूल, सब्जी, अचार, इस मुरब्बे पर उगती हुई पाई जाती है, मतलब इसको क्या करती है, सीधी बात खराब करती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, ये संग्रहित अनाज के दानों को संक्रमित करती है। संग्रहित जो अनाज है, उस अनाज की दानों को क्या करती है, संक्रमित करती है, व हानिकारक रसायन एफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न करती है। ठीक, ओके। चौथा पॉइंट लिख देना नॉर्मल, कि एस्परजिलस को प्रयोगशाला का खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार मतलब वन, सीधी बात समझते हो ना, तो हम बोलेंगे कि एस्परजिलस को प्रयोगशाला का खरपतवार कहते हैं, है ना। ओके, तो ये है आपका एस्परजिलस, एकदम सिंपल बात, इसलिए मैं ज़्यादा समझा भी नहीं रहा हूँ, है ना। क्योंकि इसमें पॉइंट बस लिखना होता है अपने को। एस्ट्रोमाइकोटिना के कुछ उदाहरण, जैसे कि इष्ट के चालक लक्षण लिखिए, चित्र के संयुक्त समझाइए। एस्परजिलस के चालक लक्षण लिखिए, चित्र से समझाइए, है ना। बस इसी कारण मैं ज़्यादा नहीं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, और तीसरा जीव आता है आपका पेनिसिलियम। ठीक है, तीसरा जीवन होता है आपका पेनिसिलियम। ये पेनिसिलिन नाम सुने होंगे आप लोग। ठीक है, तो पेनिसिलियम, यहाँ पर और बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, कवक होते हैं, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम। उन सबसे ना हम लोग अनेक प्रकार के औषधि भी प्राप्त करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आप चित्र में इधर देखिए और लक्षण लिख देते, 4 लक्षण लिख देते हैं। तो सबसे पहला लक्षण ये है कि ये इन्हें सामान्यतः हरित कवक के नाम से भी जानते हैं। कौन से कवक हैं, हरित कवक के नाम से भी जाना जाता है। मतलब सीधी बात यह है कि इसमें इसका जो ये जो माउल्ड है वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, यह एक मृतोपजीवी कवक है। अब मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थ पर पाया जाएगा। ठीक है, उगेगा मतलब मृतोपजीवी कवक है। कौन, पेनिसिलियम, जो कि सड़े गले फल, सब्जियों आदि में वृद्धि करता है। ठीक है, जो कि फल, सब्जी आदि में क्या करता है, वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें लैंगिक जनन
लैंगिक जनन एंथ्रीडियम, आपको बताया था मैं नाम, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम एवं आर्किगोनियम बोलते हैं उसको, तो एस्किगोनियम बोलते हैं उसको, एस्कोगोनियम, है ना। तो यहाँ पर एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम, मतलब एंथ्रीडियम है वो नर वाला है और एस्कोगोनियम है वो क्या है, मादा वाला है, ठीक है। इन दोनों में क्या होता है, संलयन, क्या होती है, संलयन, ठीक है, ओके। मतलब ये युग्मक धानी है, युग्मक धानी के बीच क्या होता है, संलयन होता है, तब होता है लैंगिक प्रजनन। तो इसमें लैंगिक प्रजनन एंथ्रीडियम एवं एस्कोगोनियम के बीच संपर्क के माध्यम से होता है। चौथा पॉइंट आता है आपका कि ये इनकी कुछ प्रजातियां औषधि निर्माण में की जाती हैं, उपयोग की जाती है, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम है ना, इससे बनता है आपका महत्वपूर्ण प्रतिजीवी जिसका नाम है पेनिसिलिन। आपको पता होगा पेनिसिलिन, बहुत बार सुने होंगे, ठीक है। जो पेनिसिलिन है इनसे ही बनती है, ठीक। तीसरा हो गया ये पेनिसिलियम, क्लियर है। तो एस्कोमाइकोटिना कंप्लीट हो गया। आगे हम चलते हैं बेसिडियोमाइकोटिना। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं बेसिडियोमाइकोटिना और ड्यूटेरोमाइकोटिना, एक साथ चलेंगे दोनों को, ठीक है। तो बेसिडियोमाइकोटिना का सबसे पहला उदाहरण है आपका एगेरिकस, है ना। आप लोग सुने होंगे मशरूम, यही वाला भाग है मशरूम, या बोलते हैं इसको कुकुरमुत्ता, है ना। तो देखिए पहला पॉइंट है एगेरिकस क्या है, इसको चित्र से ही समझाइए। तो एगेरिकस का मैं नॉर्मल जानकारी दे देता हूँ, है ना, उसके बाद आपको चित्र भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो एगेरिकस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एग्रीकॉन से हुई है। कहाँ से हुई है, एग्रीकॉन से हुई है, जिसका अर्थ मशरूम अथवा छत्रक होता है, छत्रक ऐसा वाला, ठीक है। तो एगेरिकस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द एग्रीकॉन से हुई है, जिसका अर्थ मशरूम अथवा छत्रक होता है। यह एक मृतोपजीवी कवक है, पहले बात तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, मृतोपजीवी, मतलब सड़े गले पदार्थ पर ये उगते हैं। तो यह एक मृतोपजीवी कवक है जिसे गिल कवक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिल कवक, ठीक है, ओके। एगेरिकस की कुछ जातियां जैसे कि एक आध नाम बताता हूं मैं, एगेरिकस बायोस्पोर्स, बाइस्पोरस कह सकते हैं, ठीक है, बाइस्पोरस। तो एगेरिकस की कुछ जातियां जैसे एगेरिकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक है, ठीक है। इसे हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मशरूम भी कहते हैं। तो ये हो गया आपका एगेरिकस, सामान्य जानकारी, ठीक है। चित्र भी आपको दिख रहा है, ओके। आगे हम चलते हैं हेलमिन्थोस्पोरियम, ये आपका ड्यूटेरामाइकोटिना, आपको बताया था मैंने, एस्कोमाइकोटिना पढ़ेंगे, ड्यूटेरामाइकोटिना, बेसिडियोमाइकोटिना करेंगे, और लास्ट पढ़ेंगे हम लोग ड्यूटेरामाइकोटिना, ठीक है। तो सबका इन दोनों का केवल एक जीव का नाम भी क्लियर कर रहा हूँ बस, ठीक है। तो हेलमिन्थोस्पोरियम ये एक नारवाल जीव है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये क्या है, इस वर्ग के कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं। अरे यार, कवक कंप्लीटली मृतोपजीवी होते हैं, कुछ को छोड़कर, ठीक है। तो इस वर्ग के कवक अधिकतर क्या होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। इसमें से अधिकतर कवक परजीवी के रूप में पोषक में आश्रित होकर अनेक बीमारी उत्पन्न करते हैं। मतलब सीधी बात है कि कोई भी पोषक कोशिका है, इस पोषक कोशिका में ये रहता है, कौन, ये हेलमिन्थोस्पोरियम, ठीक है। ये जो कवक है वो रहता है पोषक कोशिका में, और क्या करता है, वो आश्रित हो जाता है इसी के ऊपर, अपना जीवन व्यतीत यहीं पर ही करता है। तो यह बोला जा रहा है कि इनमें से अधिकतर कवक परजीवी होते हैं, मतलब जो जीवित कोशिका है ना। देखिए मृतोपजीवी क्या है, मान जाए ये है आपका हेलमिन्थोस्पोरियम, ये कवक है, ठीक है। और ये क्या है, अगर मृत पौधे या मृत क्या है, शरीर है किसी जीव का, तो इसमें रहेंगे तो इसको बोलेंगे मृतोपजीवी,
और यही अगर किसी जीवित जंतु के ऊपर रहेगा तब ये क्या कहलाएगा, परजीवी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परजीवी। तो सड़े गले पदार्थ रहेगा मतलब मृतोपजीवी कहलाएगा, और किसी जीवित पोषक में रहेगा ना मतलब ये परजीवी कहलाएगा। ठीक है, तो इस वर्ग के कवक अधिकतर मृतोपजीवी होते हैं, ये तो क्लियर हो गया। इनमें से अधिकतर कवक परजीवी के रूप में पोषकों में आश्रित होकर अनेक बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ओके, ये धान का पर्ण दाग रोग, जिसे भूरा दाग रोग भी कहा जाता है, उत्पन्न करता है। क्लियर है। तो ये है आपका हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। ठीक है, एक कवक जगत का सबसे लास्ट पॉइंट देखे तो आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि माइकोराइजा क्या है। माइकोराइजा क्या है ना। तो माइकोराइजा क्लियर कर लेते हैं हम लोग। एक्चुअली में माइकोराइजा है क्या, ध्यान सुनिएगा। कुछ उच्च वर्गीय पौधे के जड़, ये माना जाए एक उच्च वर्गीय पौधा है, मानने में क्या जाता है ना। ये क्या है, उच्च वर्गीय पौधे के क्या है, जड़, पौधे के जड़ है। ठीक, कुछ उच्च वर्गीय पौधे के जड़ तथा कवक। अब ये क्या है, कवक है, ध्यान दीजिएगा। ये उच्च वर्गीय क्या है, पौधा है, और ये क्या है, कवक। तो कुछ उच्च वर्गीय पौधे के जड़ तथा कवक के विशिष्ट प्रकार के सहजीविता के कारण कवक मूल बनता है। पौधा है ना, वो कोई कवक मूल नहीं है या माइकोराइजा नहीं है। कवक मूल माइकोराइजा सेम, दोनों एक है ना। जब ये दोनों जने आपस में मिलते हैं तब एक नया चीज जो निर्मित होगी ना, वही है माइकोराइजा। मतलब पौधे है ना, उसका जड़ और जो कवक है वो आपस में मिलेंगे तब जो बनेगा वो क्या लगेगा, आपका माइकोराइजा। तो इसको सिस्टमेटिक समझते हैं। तो उच्च वर्गीय पौधे के जड़, इसका जड़ तथा कवक के विशिष्ट प्रकार के सहजीविता के कारण कवक मूल बनता है। ये सहजीविता के अच्छे उदाहरण है। ये तो बता दिया हमने। सहजीविता का मतलब क्या होता है कि ये पौधा है, इनको पोषण प्रदान करता है, बदले में कवक है, इनको भी पोषण प्रदान करता है। मतलब मान लो जाए ये इसको ग्लूकोज देता है, किसको, कवक को, तो कवक क्या करेगा, इसको खनिज पदार्थ दे देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सहजीविता। क्या बोलते हैं, सहजीविता। ये अपने आकार में सामान्य जड़ से भिन्नता प्रकट करते हैं। जब ये पौधे का जड़ और कवक का जड़ आपस में मिलेगा, कवक आपस में मिलेगा, तो यहाँ पर बनाएगा वो किसका नाम है, माइकोराइजा। क्या नाम इसका है, माइकोराइजा, अर्थात कवक मूल। कवक मूल, ठीक है ना। लेकिन ये जो कवक मूल बनेगा वो अन्य जो जड़ है ना, उन जड़ से क्या होता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है। ओके, तो ये अपने आकार में सामान्यतः जड़ से भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे जड़ों की सतह पर स्पंजी ऊन की तरह आवरण पाया जाता है। ठीक है, स्पंजी ऊन की तरह, किसकी तरह है, ऊन की तरह क्या पाए जाते हैं, आवरण पाए जाते हैं। ओके, मतलब इनका जो ये जड़ है ना, उस जड़ के सतह पर, नीचेवर सतह पर स्पंजी, स्पंजी मतलब क्या होता है, खिंचाव वाले। ठीक है, स्पंज है जी। ठीक है, स्पंजी उनकी तरह आवरण पाया जाता है। ओके, अब कुछ मेन पॉइंट और देखते हैं कि इसमें एक विशिष्ट कवक या कवकों का समूह, एक विशिष्ट कवक या कवकों का समूह भी हो सकता है। ठीक है, उच्च वर्गीय पादपों के सतह के चारों ओर, उच्च वर्गीय पादपों की सतह के चारों ओर आवरण बनाता है। मतलब ये उच्च वर्गीय पौधा है, मान लो जाए ये वाला भाग उच्च वर्गीय पौधा है, तो इस पौधा के सतह के चारों ओर यहाँ पर जो जम जाता है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, कवक। क्या बोलेंगे, कवक। ठीक है, आवरण बनाता है तथा पादप के कार्टिकल कोशिकाओं से पोषण प्राप्त है। यहाँ पर जो कार्टिकल कोशिकाएं होती हैं, 11वीं आप लोग पढ़े होंगे, सॉरी 11 बोलता हूँ, 10वीं में, जाइलम फ्लोएम। तो आपको यहाँ पर किसी भी पौधे का अनप्रस्थ काट काट के दिखाया गया होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर क्या पता है, कार्टेक्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्टेक्स को बोलते हैं, कार्टेक्स। ठीक है, ये कार्टेक्स है। आपको पता होगा कि जब भी किसी पौधे को ऐसे इसका अनुप्रस्थ काट काट कर दिखाया जाता है तो आपको ऐसे कुछ संरचना दिखाई देती है। यहाँ पर होता है कार्टेक्स। ठीक है, तो आपको पता होगा यहाँ पर जाइलम फ्लोएम भी रहता है। ठीक है, यहाँ पर पीथ रहता है, मज्जा रहता है, ये सब आपको बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ ये कार्टेक्स वाला भाग बोलते हैं हम लोग कार्टियल कोशिकाएं। तो ये जो यहाँ पर मैं बताता हूँ कवक, ये कवक है ना, वो उच्च वर्ग के पौधे की सतह से जुड़ता है और जुड़ने के बाद उनके कार्टियल कोशिकाओं से पोषण प्राप्त करता है, देख लीजिए। ठीक है, तथा बदले में पादप को उच्च दर से जल एवं N2, फास्फोरस, सल्फर आदि को उपलब्ध कराता है। मतलब कवक है, इनसे लेता है पोषण, मतलब ग्लूकोज वगैरह कुछ भी लेता है ना, पोषक पदार्थ है जी। लेकिन पोषक पदार्थ लेने के बाद ये इसके बदले उस पौधे को उच्च मात्रा में जल भी देता है, नाइट्रोजन देता है, फास्फोरस देता है, सल्फर देता है और बहुत सारे खनिज पदार्थ देता है।
ठीक है। तो एक दूसरे में क्या है सहयोगिता, यही तो है आपका क्या कवक मूल या माइकोराइजा, ये कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है आपका कवकों के आर्थिक महत्व। आपको लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन सबसे क्या है सरल है, इसलिए मैं इसको समझाऊंगा नहीं। ठीक है, तो आप लिख लेना लाभकारी कवक पहला तो, और दूसरा लिख देना आप लोग हानिकारक कवक। ठीक है।